लाइव करो इतिहास। चलिए आ जाइए। आ जाइए लोग, बैठिए हो। तो इतिहास ना शुरू किए हैं हो। अभी जो है इतिहास का एक प्रकार से इंट्रोडक्शन, इतिहास का एक प्रकार से दिमाग और है कि ना। आप हैंड टू हैंड पास कर देते हैं। जल ही जीवन है और इसी वजह से आप भी फेंक के दिए हैं। तो वो गलत करेगी तो आप भी गलत कीजिएगा। कैसन लड़की है जी। पीछे बैठते थे, आज आगे बैठ गए। ओ चलिए आइए। इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। है आप बैठिए जल्दी, मछली बेचना बंद कीजिए। आइए जल्दी है, बैठिए जल्दी, बैठिए जल्दी बैठिए। देखिए इतिहास जानते हैं। इतिहास जो है ना, अतीत और वर्तमान के बीच के संबंध को दर्शाता है। इतिहास इतिहास तीन शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास का जहां तक सवाल है,
इतिहास तीन शब्दों से मिलकर बना है। इति ह आस, इतिहास। इतिहास तीन शब्दों से मिलकर बना है, इति, ह और आस। इसमें इति 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 का मतलब होता है ऐसा ही। ह का मतलब होता है निश्चित रूप से। ह का मतलब होता है निश्चित रूप से। आस का मतलब होता है हुआ। आस का मतलब है हुआ। यानी इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ। अगर कोई घटना निश्चित रूप से घटित हो गई है, वही इतिहास है, वही इतिहास है। एक विद्वान है ब्यूडी, एक विद्वान है ब्यूडी। ब्यूडी एक विद्वान है ब्यूडी। ब्यूडी नामक विद्वान ने कहा है कि इतिहास एक विज्ञान है, ना कम ना ज्यादा। ब्यूडी नामक विद्वान ने कहा है कि इतिहास एक विज्ञान है, ना कम ना ज्यादा। फिर जब आप भारतीय इतिहास को पढ़िएगा तो भारतीय इतिहास को हम लोग तीन भाग में बांटकर पढ़ते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। जब आप प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़िएगा तो प्राचीन काल में हिंदू राजाओं का शासन रहा है। मध्यकाल में मुस्लिम शासकों का शासन रहा है और आधुनिक काल में अंग्रेजों का शासन रहा है। एक विद्वान हुए जेम्स मिल। जेम्स मिल एक विद्वान हुए जेम्स मिल। एक विद्वान हुए जेम्स मिल। जेम्स मिल नामक विद्वान ने एक विद्वान हुए जेम्स मिल। जेम्स मिल नामक विद्वान ने धर्म के आधार पर इतिहास को तीन भाग में बांटा है। हिंदू काल, मुस्लिम काल, ईसाई काल। हिंदू काल, मुस्लिम काल, ईसाई काल। प्राचीन भारत के अंतर्गत हिंदू शासकों ने शासन किया, हिंदू काल। मध्यकाल में मुस्लिमों ने शासन किया, मुस्लिम काल। और आधुनिक में अंग्रेजों ने शासन किया, जो ईसाई था, ईसाई काल। तो भारतीय इतिहास का सांप्रदायिक आधार पर तीन वर्गों में विभाजन जेम्स मिल नामक विद्वान ने किया है। और फिर ये तो भारतीय इतिहास का विभाजन है, लेकिन अगर लास्ट क्लास में जहां हम छोड़े थे, हमको याद है
समय, समय जीवन में जानते हैं बाबू, समय का कोई मूल्य नहीं है। समय का मूल्य कोई नहीं लगा सकता है। अंबानी, अडानी, जेफ बेजोस, डोनाल्ड ट्रंप, उसका मित्र कौन है जी, एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, कोई भी समय का कीमत नहीं लगा सकता है। समय एक बार चला गया ना, दोबारा लौट कर नहीं आएगा। आज 26 जून 2025 है, कल 25 जून 2025 था। 25 जून 2025 आपके जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। किसी भी चीज का महत्व दीजिए या नहीं दीजिए, समय का महत्व जरूर दीजिए। कहावत है, समय बलवान गधा पहलवान। समय और समय के अकॉर्डिंग चेंजिंग एकदम जरूरी है। समय के अनुसार बदलाव जरूरी है, और बदलाव ही संसार का नियम है। बदलना जरूरी है। भले कोई आपके लिए ये गाए, मौसम की तरह तुम बदल तो न जाओगी, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन समय के अकॉर्डिंग बदलना है। हम तो कहते हैं कि आपका प्रोफेशन कुछ भी हो, कुछ भी हो, आप बिजनेस कीजिए, आप चोरी कीजिए, डकैती कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप इतिहास जरूर पढ़िए। इतिहास आप जरूर पढ़िए। इतिहास, इतिहास जानते हैं, हम में जो मैच्योरिटी आया है इतिहास को पढ़ने से आया है। हम जो डिसीजन ले पाते हैं इतिहास पढ़ने की वजह से डिसीजन ले पाते हैं। हम में और बिट्टू झा सर में अंतर यही है कि वो इतिहास नहीं पढ़े हैं, हम इतिहास पढ़े हैं। इसी वजह से मेरा बेस्ट डिसीजन होता है, और वो अपना कन्या का इशारा पर नाच रहे हैं। ऐसे मजाक किए। इतिहास जानते हैं, इतिहास जहांगीर को आप पढ़िएगा, ये सब चीज सीखे हैं हम भी। जहांगीर की एक पत्नी थी नूरजहां। जहांगीर की और भी कई सारी पत्नी थी, लेकिन उसमें एगो नूरजहां भी थी। नूरजहां जहांगीर के कमजोरी के नब्ज को पकड़ ली थी, और फिर नूरजहां जो है जहांगीर के सर पे चढ़ के तांडव करती थी। तो कभी भी देखिए, संबंध में संतुलन बैठाना पड़ता है। संबंध में बैलेंस बहुत जरूरी है। ना महिला को पुरुष के सर पे चढ़ के तांडव करना चाहिए, ना पुरुष को महिला के सर पे चढ़ के तांडव करना चाहिए, ना, एकदम नहीं। बैलेंस बैठाइए, बैलेंस। इतिहास ये सब चीज आपको सिखाएगा। इतिहास आप पढ़िएगा अच्छे से, इतिहास को एनालिसिस कीजिएगा, तो इतिहास ये सब चीज आपको सिखाएगा। हमको जानते हैं, हम आपको बता रहे हैं। ऐसे तो शादी उदी का कोई विचार है नहीं, लेकिन अगर में भी होता है तो हमको वैवाहिक जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकता है।
समझे। लेकिन आपके जो एक और गुरुजी हैं, उसको हो सकता है, होना नहीं चाहिए लेकिन हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारी मनोकामना है कि उनको दिक्कत हो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो इतिहास नहीं पढ़े, पढ़े भी हैं तो ऊपर ऊपर से पढ़े हैं। हम इतिहास को डेप्थ में जाके पढ़े हैं, इतिहास को एनालिसिस किए हैं। कैसे अकबर 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 की अनेकों बीबी थी, एको को बीबी अकबर के सर पे चढ़ के तांडव नहीं कर रही थी, जहांगीर की बीबी सर पे चढ़ के तांडव कर रही थी। तो पढ़िएगा अकबर जहांगीर के जीवनी को, तब पता चलेगा क्या कमी था जहांगीर में और अकबर में क्या खूबी था। तो इतिहास जो है ना बाबू, इतिहास बहुत कुछ सिखाता है। आप भले कुछो कीजिए, लेकिन इतिहास आप पढ़ लीजिए, और पूरा इतिहास पढ़िए, हम ही से पढ़िए, समझे ना। तो इतिहास को समय यानी कालखंड के दृष्टिकोण से इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इतिहास को समय यानी कालखंड के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 3 भाग में बांटा गया है। जो 3 भाग में बांटा गया है, एक है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल एज। दूसरा है आद्यैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल एज। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल एज। हिस्टोरिकल एज जानते हैं बाबू, जब आप आज जो है मुकेश अंबानी का एक स्टेटमेंट आया जियो को लेकर के। मुकेश अंबानी बोले हैं, जब हम जियो कंपनी शुरू किए थे ना, वो सबसे बड़ा जोखिम भरा निर्णय था मेरे लिए, बहुत रिस्की निर्णय था मेरे लिए। लेकिन हमारे पिताजी ने यह कहा था कि बाबू, हम रहे या ना रहे, तुम रहे या ना रहे, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज रहना चाहिए। और हमारा अपना मानना है, इंसान खाली हाथ आया है, इंसान खाली हाथ जाएगा। मुकेश अंबानी का ये स्टेटमेंट है। और जब जियो कंपनी वो शुरू कर रहे थे तो उनको लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिर मुकेश अंबानी ने सोचा खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, रिस्क लेते हैं, और रिस्क लिए आज जियो कंपनी बहुत बेहतर स्थिति में है। तो इतिहास यह भी सिखाता है जीवन में रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेना जीवन में जरूरी है। रिस्क है तो मारेंगे, हम मुंह तोड़ देंगे। हम बोले रिस्क है तो बोल रही है इश्क है। रिस्क है तो
सक्सेस है। पाकिस्तान के मैच में अगर विराट कोहली लगातार 2 बॉल पे छक्का नहीं मारता तो भारत वो जो वर्ल्ड कप था टी ट्वेंटी वाला था, है टी20 वाला, वो नहीं जीत पाता। अरे वो कौन ने बॉलर को मारा था, वो हरीश राव तो नहीं मारा था 2 गो छक्का, याद है? रिस्क लिया था और बॉल खराब बॉल नहीं था, बहुत शानदार बॉल था। और विराट कोहली वैसा छक्का भी जीवन में पहली बार मारा था। रिस्क है तो सक्सेस है। जैसे हम ही हैं, मेरा बीटेक का सेशन था 2012 से 2016, 2012 से 13 किए, 13 में छोड़ दिए। रिस्क लिए, एक रिस्क लिए कि ना यहाँ पर स्कोप ठीक ना है, भविष्य यहाँ का खराब है। और सच में इंजीनियर का भविष्य खराब है। अभी हमारा दोस्त सब इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग करके तो कोई काम मिला नहीं। अब जो है टीचर बना है, टीचर 1 to 5 का, प्राइमरी का, बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में, वो भी तेजस्वी के वजह से बन गया, समझे? नहीं तो वो नहीं बन पाता। तो आपको रिस्क लेना चाहिए, हम ये बात बोल रहे हैं। और इंसान खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। जैसे जब आप पैदा होते हैं ना, नंगा पैदा होते हैं, नंगा नंगा, और आप रोते हैं, दुनिया हंसता है। आप रोते हैं, दुनिया हंसता है। और जब आप मरते हैं तो एक प्रकार से नंगे मरते हैं, क्योंकि मरने के बाद आपका सब कुछ दूसरा कोई ही करता है, तो वो भी नग्न अवस्था ही हुआ। और जब आप मरते हैं तो आप ना रोते हैं ना हंसते हैं, बल्कि आप चुप रहते हैं। लेकिन दुनिया रोता है, दुनिया नहीं रोता है, आपके परिवार के लोग रोते हैं। तो मानव जब इस पृथ्वी पर पैदा हुआ, मानव जब इस पृथ्वी पर पैदा हुआ, मानव की उत्पत्ति जब इस पृथ्वी पर हुई, मानव नंगा पैदा हुआ, नंगा पैदा हुआ, नंगा। आज भी मानव नंगा पैदा होता है। लेकिन यही है कि अब जो है लोक लाज के वजह से और कपड़ा के खोज के वजह से मानव अपने गुप्त अंग को ढकने के लिए कपड़ा पहनता है। और कपड़ा का जो कंसेप्ट आया है, वो कंसेप्ट है गुप्त अंग को ढकना। लेकिन आज कपड़ा पहनने का कंसेप्ट है अपना गुप्त अंग को दिखाना। जैसा कि हॉलीवुड में होता है, बॉलीवुड में होता है, भॉलीवुड में होता है, टॉलीवुड में होता है। हीरो हीरोइन ना बेसिया से कम है, ना बेसिया से ज्यादा है। हीरो हीरोइन सिर्फ और सिर्फ बेसिया है, समझे? हीरो हीरोइन क्या करता है? और आजकल जो लड़की और लड़का में वायरल होने का शौक है, कपड़ा खोल के नाचती है, नाचता है, वायरल हो जाता है। जबकि कपड़ा का कंसेप्ट है ढकना, शरीर को ढकना कपड़ा का कंसेप्ट है।
तो आज हम अपने मूल कंसेप्ट से दूर हो रहे हैं, और ये उचित नहीं है बाबू, कहीं से भी उचित नहीं है। तो ये सब नहीं करना है। इतिहास यही सब चीज तो सिखाता है। आपको मानव नंगा पंगा पैदा हुआ, जैसे आप नंगा पैदा होते हैं, शुरू में आप कि क्या कर रहे हैं, पढ़ाइए रहे हैं, इतिहास को समझा रहे हैं, तो तुमको क्या लग रहा है? क्या बोला है रे? क्या बोला है? क्या बोला है? खड़ा हो जाओ। ये क्या कर रहे हैं? क्या बोला है? ज्यादा बकबक नहीं करेगा। तू रार है ना, तो महारार है। एकदम सिस्टम में रहो, समझा? नहीं तो सिस्टम हैंग कर देंगे हम। इतना मारेंगे ना, पटना का कोई हॉस्पिटल भर्ती नहीं लेगा। नहीं तो एकदम सिस्टम में रहो, समझा? सुनिए, तो अरे क्या हो रहा है उसमें? कनेक्ट कर ले रहा है, कनेक्ट कर ले रहा है। कौन है रे नालायक, निकम्मा, निर्लज? ये है नालायक। अभी खोज के मारेंगे। फर्स्ट फाउंडेशन बैच सुबह वाला पूछ लेना। 5 को मोबाइल पकड़ाया था, किसी को नहीं दिए हैं मोबाइल अभी तक, और मारे भी बहुत हैं। पता कर लेना फर्स्ट फाउंडेशन बैच में सुबह 8 से 11 में। ये जो नौटंकी कर रहा है ना, क्लास बंद करके एक रोज नाथ देंगे, समझा? कि नौटंकी मत बतियाओ। अब की बार तुम कनेक्ट करके दिखाओ, देखते हैं कौन है तुम। अब फिर तुमको हम दिखा देते हैं अभी 2 मिनट में। अब तुम कनेक्ट करके दिखाओ। गेट बंद करो तो जी, सारा गेट बंद करो, सारा गेट बंद करो, गेट बंद करो, सारा सारा गेट बंद करो। ये टीवी का फोटो लो, दोनों गेट बंद करो, टीवी का फोटो लो, अभी तुमको हम दिखाते हैं। गेट बंद करो दोनों। ये टीवी का फोटो लो, किसका मोबाइल है? सबका मोबाइल जब्त करो, तो एक तरफ से लड़का का मोबाइल कलेक्ट करो, मोबाइल कलेक्ट करो ये सबका। ये टीवी का फोटो लो ना, पहले कौन मोबाइल है उससे पता चलेगा। तुम सचेत हो जा, दोनों गेट बंद करो और मोबाइल लेकर के खड़ा रहो यहां पर टीवी के सामने। जैसे कनेक्ट करेगा तुम फोटो लो, और उसके बाद सब लड़का लड़की सबका मोबाइल लो एक तरफ से। अब सुनिए, देखिए, प्रागैतिहासिक काल, वह कालखंड जब मानव असभ्य एवं बर्बर था। मानव को कुछ भी पता नहीं था, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, किसके साथ क्या व्यवहार करना है, कुछ भी मानव को पता नहीं था। मानव लिखने उखने कुछ भी नहीं जानता था। आप ही हैं, जब आप जन्म लेते हैं तो क्या आप लिखना जानते हैं? नहीं। 3 बरस 4 बरस की उम्र में आपको पेन पेंसिल पकड़वाया जाता है, और फिर आप लिखना शुरू करते हैं। तो वैसे ही इस पृथ्वी पर जब मानव की उत्पत्ति हुई, तो मानव
लिखना नहीं जानता था, असभ्य था, बर्बर था। और जब मानव लिखना ही नहीं जानता था तो लिखेगा कैसे? और जब लिखेगा ही नहीं तो लिखित साक्ष्य मिलेगा कैसे? तो प्रागैतिहासिक काल, उस कालखंड को कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल उस कालखंड को कहा जाता है जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। और जब लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जब लिखा हुआ कुछ है ये नहीं है, तो पढ़ने का सवाल पैदा नहीं होता है। इस प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण युग को रखा जाता है। पाषाण युग, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण युग को रखा जाता है। स्टोन एज, पाषाण युग को रखा जाता है। इसके बाद आद्यैतिहासिक काल है। जैसे जब आपको 3 बरस 4 बरस के उम्र में पेन हाथ में दिया जाता है, पेंसिल दिया जाता है, स्लेट दिया जाता है, तो फिर आप घसते हैं, किताब कॉपी पे घसते हैं। आप क्या लिखे हैं कुछ भी अता पता नहीं चलता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपका उम्र बढ़ता है, आपका शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है। और जब आपका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है, तब आप लिखना शुरू करते हैं। A B C D E ओ आ हर्षई दुर्गई हर्षौ दुर्गौ क ख ग घ अंग। फिर आप अपना नाम सीखते हैं, फिर अपने बाबूजी का नाम सीखते हैं, फिर आप एड्रेस सीखते हैं, फिर आपको स्कूल भेजा जाता है, फिर आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वैसे ही प्रागैतिहासिक काल का मानव लिखने की कला से अवगत नहीं था, लिखा ही नहीं, कोई साक्ष्य नहीं मिला। लेकिन जब आगे बढ़ा समय, तो आद्यैतिहासिक काल वैसा कालखंड जिस समय मानव लेखन कला से अवगत हो गया, वैसा कालखंड जिस समय मानव लेखन कला से अवगत हो गया और मानव ने लिखा भी, उसका लिखित साक्ष्य भी अवेलेबल है, लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका। क्योंकि जब आपको पहली बार मिलता है तो आप क्या लिखते हैं थोड़े पता चलता है। तो लिखने की कला से तो मानव अवगत हो गए थे, लेकिन उस लिखित साक्ष्य को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। तो आद्यैतिहासिक काल वह कालखंड जिस समय मानव लेखन कला से अवगत हो गए, मानव ने लिखा भी, मानव का लिखित साक्ष्य मिला, लेकिन उस लिखित साक्ष्य को अभी भी पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है।
वही आदि ऐतिहासिक काल कहलाता है। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग हड़प्पा सभ्यता को रखते हैं। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को रखते हैं, हड़प्पा सभ्यता। फिर इसके बाद ऐतिहासिक काल, वैसा कालखंड जब मानव लिखित कला से अवगत भी थे, मानव लिखे भी, और वो साक्ष्य को आसानी से हम लोग पढ़ भी ले पा रहे हैं। वही कालखंड ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो ऐतिहासिक काल वैसा काल जिस कालखंड का मानव का लिखित साक्ष्य मिला है और उसको हम लोग पढ़ भी पा रहे हैं, उसको पढ़ा भी जा रहा है, वही ऐतिहासिक काल है। भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व से हुई मानी जाती है। 600 ईस्वी पूर्व से भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत हुई मानी जाती है। 600 ईस्वी पूर्व से भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत हुई मानी जाती है। उस कालखंड के समय से लेकर आज तक जितने भी लिखित साक्ष्य है उसको आराम से हम लोग पढ़ भी पा रहे हैं। अब देखिएगा बाबू, इतिहास को जानने के 3 स्रोत हैं। तो इतिहास को जानने के जो 3 स्रोत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जिस प्रकार कालखंड के दृष्टिकोण से इतिहास को हम लोगों ने 3 भाग, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में बांटा है, उसी प्रकार प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। खैर बेसिकली प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में नहीं बांटा गया है, लेकिन प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो हम लोग पाषाण युग को पढ़ते हैं, पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण युग को पाषाण युग इसलिए कहते हैं क्योंकि पाषाण युग के बारे में जानकारी हमें पाषाण यानी पत्थर से बने औजारों से मिलती है। पत्थर से बने औजारों से हमें पाषाण युग के बारे में जानकारी मिलती है। इसी वजह से पाषाण युग को पाषाण युग कहा जाता है। और पाषाण युग को बेसिकली हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। पूरा पाषाण समय के जो मानव थे, इस समय का मानव आखेटक, आखेटक और खाद्य संग्राहक था। इस समय का मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक था। इस समय का मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक था। इस समय का मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक था। आखेटक, आखेट करना यानी शिकार करना, शिकार करना। पूरा पाषाण युग के मानव क्या करते थे? जानवर का शिकार करते थे, जानवर का शिकार करते थे, उसका मांस कच्चा खाते थे, कच्चा उसका मांस खाते थे। आखेटक, आखेटक यानी शिकारी। पाषाण युग में क्या होता था जानते हैं?
पाषाण युग में जो है होता ये था, दिन को मानव जानवर को खाता था, रात को जानवर मानव को खाता था। लेकिन बाद में जब आग की खोज हुई, आग की खोज हुई, तब जो है मानव जहां सोता था ना, वहां पर आग जला देता था। जानवर आग से डरता है, जानवर आग से डरता है। मानव बड़ा सा गुफा यानी जमीन को खोदकर गुफा बनाता था, उस गुफा में जाके मानव सोता था और गुफा के मुंह पर जो है आग जला देता था, ताकि जानवर मानव का शिकार नहीं कर सके। पाषाण युग के मानव वृक्ष पर सोते थे, वृक्ष पर, जानवर के डर से, जानवर के डर से वृक्ष पर सोते थे। नहीं तो जानवर शिकार कर लेता था, मार देता था, मानवर को खा जाता था जिंदा। दिन को मानव जानवर को मार के खाता था और रात को जानवर मानव को मार के खाता था। पाषाण युग में ऐसा स्थिति थी। आखेटक मतलब शिकारी, खाद्य संग्राहक यानी खाने योग्य पदार्थ को इकट्ठा रखने वाला। पहले जानवरें मिलता था तो बहुत जानवर थोड़े मिलता था, फले मिलता था तो हर जगह फल थोड़े मिलता था, नहीं। जहां पे फल मिला, जैसे पपीता मिला, मानव देखा ये खाने वाला है, तोड़ के रख लेता था अपने पास में, ताकि आगे महीना 2 महीना 6 महीना तक अपना खाते रहे। जानवर को मार के मांस खाया, फिर वो मांस रख लेता था, कल भी खाएंगे परसों भी खाएंगे, समझे। तो हमारे हमारे नहीं, मानव जाति के डीएनए में है जानवर को मार के खाना, जानवर को मार के खाना मानव जाति के डीएनए में है। और जो चीज डीएनए में है वो इतना आसानी से खत्म हो जाएगा नहीं होगा, क्योंकि वो डीएनए में है। इसी वजह से आज देखिए ना, आप लोग मुर्गा बकरी खस्सी मार के खाते होंगे, मछली उछली मार के खाते होंगे ना? नहीं, सब ये सब लड़की फड़की के चक्कर में आप लोग मत पड़िए। वो लोग तो खेबे करता, खाता है ना जी। हाँ, ये सब बोल लिया ना है, कठोर भर भर के खाती होगी सब, ठीक है, नहीं खाते हैं अच्छी बात है। तो खाद्य संग्राहक मतलब यानी खाने वाले चीजों को संग्रहण करने वाला, इकट्ठा करने वाला। इसके बाद मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल का मानव आखेटक और पशुपालक था, आखेटक और पशुपालक। यानी इस समय मानव शिकार भी करता था और जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया था। मानव ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया, फिर भेड़ को, फिर बकरी को, फिर अन्य जानवरों को पालतू बनाया। कुत्ता जो है मानव का सबसे पुराना साथी है। कुत्ता को कहा जाता है बड़ी वफादार होता है। अब हम तो कभी कुत्ता पाले हैं नहीं कि हम बता सकते हैं कि वो वफादार होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, ये चीज देखे हैं, कुत्ता अपने मालिक को लेकर वफादार होता है। कुत्ता वफादार होता है ये कहना उचित नहीं है, बल्कि कुत्ता अपने मालिक को लेकर वफादार होता है ये कहना उचित है। तो मध्यपाषाण काल में मानव
खाद्य संग्रह आखेटक और पशुपालक हुआ करता था। और नवपाषाण काल, नवपाषाण युग की अगर हम बात करें तो इस समय मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया। इस समय मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया। इस समय मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया। यानी अब मानव कृषि करने लगे, गेहूं चावल उगाने लगे। अब मानव कृषि करने लगे, गेहूं चावल उगाने लगे। जौ उगाने लगे। और जब मानव कृषि करने लगे तो फिर मानव को अस्थायी तौर पर एक जगह रहना पड़ा। मानव को अस्थायी तौर पर रहना पड़ा, क्योंकि आप कृषि कीजिएगा तो आप फसल बो दिए, चल गए बनारस। फसल बिहार में बो दिए, चल गए बनारस, मस्ती में हैं, हर हर भोले हर हर महादेव कर रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में। तो उससे थोड़े लग जाएगा, नहीं, फसल का देख देख करना पड़ता है, समय समय पर पानी देना पड़ता है, तब जाकर के फसल लगता है। यानी नवपाषाण काल में जब मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया, खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया, तब 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 जो है मानव में अस्थायित्व के गुण का विकास हुआ। मानव अस्थायी तौर पर रहने लगा, कृषि कार्य करने लगा। तो नवपाषाण काल में मानव अस्थायी तौर पर रहने लगा, कृषि कार्य करने लगा, गेहूं चावल उत्पादन करने लगा। समझे? समझे? लिखिए, हेडिंग मारिए प्रागैतिहासिक काल। लिखिए बाबू लोग, लिखिए बाबू लोग, प्रागैतिहासिक काल डैश देकर वैसा कालखंड जब मानव असभ्य एवं बर्बर थे, वैसा कालखंड जब मानव असभ्य एवं बर्बर थे, तथा लेखन कला से अवगत नहीं थे, तथा लेखन कला से अवगत नहीं थे।
तथा लेखन कला से अवगत नहीं थे। तथा लेखन कला से अवगत नहीं थे। फुल स्टॉप। इस कालखंड का, उसी में इस कालखंड का इस कालखंड का कोई भी लिखित साक्ष्य इस कालखंड का कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत पाषाण युग इसके अंतर्गत पाषाण युग को पढ़ते हैं। पाषाण युग को पढ़ते हैं। पाषाण युग को तीन भागों में पाषाण युग को तीन भागों में विभाजित कर पढ़ते हैं। पाषाण युग को तीन भागों में विभाजित कर पढ़ते हैं। एक नंबर में पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल डैश देकर इस समय के मानव इस समय के मानव आखेटक और इस समय के मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक थे। आखेटक और खाद्य संग्राहक क्या होता है हम समझा दिए। इस समय के मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक थे। दो नंबर में मध्य पाषाण काल, दो नंबर में मध्य पाषाण काल इस समय के मानव आखेटक और पशुपालक थे। इस समय के मानव आखेटक और पशुपालक थे। बैच में टाइमिंग चेंज करवाया जी। हाँ, 5:30 से 8:30। ऑनलाइन में लिखवा दो। ऑफलाइन तो सब जानते करता है। ऑनलाइन इस बैच में टाइमिंग 5:30 से 8:30 करवा देना। ऑनलाइन वाला बच्चा को लगता है 5 बजे से है, अब डेली डेली कमेंट करता है। 5:30 बजे से तो बैच चलता है। आगे नवपाषाण काल, इस समय के मानव
खाद्य संग्राहक से इस समय के मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक, खाद्य उत्पादक बन गए थे। खाद्य उत्पादक, उसी में खाद्य उत्पादक, खाद्य उत्पादक का अर्थ खाद्य उत्पादक का अर्थ यह है कि मानव कृषि कार्य करने लगे थे। मानव कृषि कार्य करने लगे थे, जिस कारण मानव में अस्थायित्व के गुण का विकास हुआ। चलिए आगे हेडिंग मारिएगा, आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल वह कालखंड वह कालखंड वह कालखंड जब मानव वह कालखंड जब मानव लेखन कला से अवगत हो चुका था। वह कालखंड जब मानव लेखन कला से अवगत हो चुका था और उन्होंने लिखने का भी काम किया। और उन्होंने लिखने का भी काम किया, और उन्होंने लिखने का भी काम किया, लेकिन उस लिखित साक्ष्य को आज तक पढ़ा लेकिन उस लिखित साक्ष्य को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसके अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता को रखा गया है।
चलिए आगे हेडिंग मारिए ऐतिहासिक काल, आगे हेडिंग मारिए ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल डैश देकर लिखिए। वैसा कालखंड वैसा कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और उसको आसानी से पढ़ा भी जा पा रहा है, पढ़ा भी जा रहा है और उसको आसानी से पढ़ा भी जा रहा है। फुल स्टॉप। भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत 600 ईस्वी पूर्व से भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत 600 ईस्वी पूर्व से हुई मानी जाती है। भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत 600 ईस्वी पूर्व से हुई मानी जाती है। चलिए जितना समझाए हैं लिखाए हैं पढ़िए, तो पढ़िए। मोबाइल लिया है जी, पकड़ाया है। मोबाइल में से कोई है, लौटा दो, सबको लौटा दो और सचेत रहो, ठीक है ना। जैसे मोबाइल कनेक्ट करे फोटो खींचो उससे, पूरा क्लासरूम बंद करके सबका मोबाइल लो, चेक करते हैं। जिसका मोबाइल होगा चूड़ेंगे उसको, हम मोबाइलों को चूड़ेंगे, उसको भी चूड़ेंगे। क्लास डिस्टर्ब करना उचित बात थोड़े है। हजारों विद्यार्थी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में क्लास कर रहा है। पढ़ लिए, आइए याद करते हैं। कौन कालखंड में मानव लेखन कला से अवगत नहीं था, उसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला।
आए, इसके अंतर्गत कौन युग को रखा जाता है? पाषाण। पाषाण युग को कितने भागों में बांटकर कितना? कौन समय के मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक थे? पूरा पूरा पाषाण युग के मानव क्या थे? आखेटक। आखेटक। और कौन समय के मानव आखेटक और पशुपालक थे? मध्य मध्य पाषाण काल के मानव क्या थे? आखेटक। और कौन समय के मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गए? 9। वह कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका उसे क्या कहते? हड़प्पा सभ्यता को कौन काल में रखा जाता है? और वैसा कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और पढ़ा भी जा पा रहा है उसे क्या कहते हैं? भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत कब से हुई मानी जाती? कब से? याद हुआ? इससे आगे मिलेंगे कल, ठीक है ना? चलिए, कि बीच में जो लड़की है वो निकल जाइए तो बाबू, फिर हम निकलेंगे, उसके बाद आप लोग निकलिएगा। बीच वाली लड़की निकलिए। देखिए, प्राचीन का नोट जो है इतना मोटा है, ये जो है ना यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं, काहे कि आगे कोचिंग में बीपीएससी का बैच शुरू हुआ है, अब यूपीएससी के ऊपर भी काम करेंगे, समझे? तो ये प्राचीन का नोट है, खैर आप लोगों को पढ़ने का जरूरत ना है, इसमें से क्रीम सब जो है ना आपको दे देंगे, ठीक है? बीच वाली बोले हैं निकलने के लिए, साइड वाली काहे निकल रही है? मारेंगे हम। मिलते हैं कल, ठीक है?